और अगर ना पाऊँ तो? वो बोला, मुझे अपनी पसंद के मुताबिक सज़ा दे लेना। कान खोल कर सुन लो शहजादे, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है। तुम्हारे लिए मेरा नाम इलियास खान है, उसने कहा, और मैं मुस्कुरा दिया। वो चला गया था। इशा की नमाज के बाद रात का खाना खाया और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। दिल कमबख्त बड़ी जालिम चीज़ होता है, कुछ भी हो जाए सरकशी ज़रूर करता है। इलियास खान के मिल जाने से न जाने क्या क्या उमंगें जाग उठी थी। एक बार फिर वो सारे चेहरे आंखों में आ बसे थे। एक बार फिर इसी पुरबहार ज़िंदगी के ख्वाब नज़र आने लगे थे। मामूर आज नौकरी कर रहे हैं, महमूद मुल्क से बाहर होता है, हो सकता है अब्बू इन हालात का शिकार होकर साहिब फराश हो गए हों और घर की जिम्मेदारियां मामू ने संभाल ली हों। एक बार, सिर्फ एक बार उन लोगों से मिलकर सारे हालात मालूम हो जाएं। इसके बाद दरवाज़ा ज़ोर से बजा और सारे ख्यालात चकनाचूर हो गए। जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। बुंदू खान सामने थे। सलाम करके बोले, वो हुजूर अच्छे नवाब ने सलाम कहा है। शेख साहब? जी बुलाया है। खैरियत है? बिटिया की तबीयत बिगड़ गई है, आपको बुला रहे हैं। रुको चलता हूँ, मैंने कहा और जल्दी से मुतबरक कंबल शाने पर डालकर बुंदू खान के साथ चल पड़ा। हवेली के उस हिस्से में पहली बार दाखिल हुआ था जो काबिले दीद था। बुंदू खान मेरी राहनुमाई कर रहे थे। रास्ते तय करता हुआ अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मुकम्मल खामोशी तारी थी, मगर एक कमरे के सामने रोशनी में कई अफराद नजर आए। उनमें खवातीन भी थीं जिन्होंने दुपट्टे सर पर डाल लिए। शेख साहब कराते हुए मेरे करीब आ गए। फिर हालत बिगड़ी है, उन्होंने कहा। क्या कैफियत है? आपको तलब किया है, शेख साहब ने कहा। मुझे? हाँ, नाम लेकर कहा। बुलाओ उस उस्ताद आज़म को, ज़रा उससे बात कर लूँ। उसकी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने पूछा किसे, तो जवाब मिला मसूद को, और मैंने आपको बुला भेजा। खूब, मुझे इंतज़ार था, आइए, मैंने कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हसीन ख्वाबगाह थी। एक तपाई पर मेहरुन्निसा बैठी हुई थी। दराज घने स्याह बाल छतरी की तरह खुले हुए थे। दरवाजे की तरफ पुश्त थी और रुख दूसरी तरफ था, लेकिन अचानक गर्दन घूमी और चेहरा मुड़कर पीछे की तरफ हो गया। बड़ा खतरनाक अंदाज था, यानी जिस्म का रुख दूसरी तरफ था और चेहरा मुकम्मल मेरी तरफ। मेहरुन्निसा को शाम को भी देखा था। सुबक और मलीज चेहरा, चंपई रंग, नरमो नाजुक नकूश, गहरी स्याह आंखें, लेकिन उस वक्त जो चेहरा नजर आया ये शाम वाला चेहरा था ही नहीं। खदो खाल बिगड़े हुए थे, आंखें शरर बार थीं, उनमें नीलाहटें जगमगा रही थीं, रंग में तपिश थी। अस्सलामुअलैकुम, मैंने कहा, मगर वो मुझे घूरती रही और मैंने तुर्श लहजे में कहा। क्या वालदैन ने सलाम का जवाब देना भी नहीं सिखाया? वालेकुम अस्सलाम, एक करख मर्दाना आवाज़ मेहरुन्निसा के मुंह से उभरी। मैं मुस्कुरा दिया और फिर मैंने कहा, जब हम एक दूसरे की सलामती के ख्वाहां हैं तो दुश्मनी का तसव्वुर तो खुद ब खुद मिट जाता है। इस दुश्मनी की दाग बेल तो तुम डाल रहे हो, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। चले जाओ यहाँ से, यही मेरा मुतालबा है। तुम कौन होते हो? वो मर्दाना आवाज़ में बोली। बंदा खुदा हूँ और इस बच्ची को मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। खुद मुश्किल में पड़ जाओगे, अल्लाह मालिक है। सोच लो, सोचना तो तुम्हें है गुलाम जलाल। मुसलमान के बेटे हो, सब कुछ जानते हो, तुम्हें इल्म है कि वो बचपन से एक नौजवान से मंसूब है, नेक वालदैन की नेक औलाद है और इस तसव्वुर से दूर नहीं हो सकती जो बचपन से उसके जहन में है। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत कम वक्त रह गया है जब इसके दिल में मेरे सिवा कोई तसव्वुर नहीं होगा। ये तसव्वुर नहीं, तसल्लुत कहलाएगा और इससे एक ख़ानदान बदतरीन अलमिये का शिकार हो जाएगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, ये बात शराफत के मनाफी है। जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ना मानूँ तो खुद जिम्मेदार होगे। तुमने मुझे बुलाया और जब मेरा और तुम्हारा आमना सामना हो गया है तो फिर फैसला भी हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें फना कर दूंगा। ये अल्फाज कुफ्र के मुतरादिफ हैं। आओ ज़रा तुम्हारी कुव्वत का जायज़ा ले लिया जाए। मैं आगे बढ़ा और मैंने मेहरुन्निसा के छतरी की तरह बिखरे बालों का कुछ हिस्सा अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। शेख साहब के साथ कुछ दूसरी चीखें भी सुनाई दी थी। न जाने कौन कौन अंदर आ गया था, मगर मैं किसी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। मैंने शाने पर पड़ा कंबल मेहरुन्निसा पर डाल दिया। उसके साथ ही मेहरुन्निसा तपाई से नीचे आ रही, मगर फौरन ही कंबल के खुले हुए हिस्से से काले नाग का फन बरामद हुआ और वो बर्क किसी तेजी से बाहर आया। बाहर आते ही उसने फन उठाकर मुझ पर हमला किया, मगर मैं गाफिल नहीं था। मैंने पैंतरा बदलकर एक जोरदार थप्पड़ उस फन पर रसीद किया। सांप उछलकर दीवार से टकरा गया। कमरे में डरी डरी चीखें उभर रही थी।
सांप एक लम्हे बेहिस हरकत पड़ा रहा, फिर वो इधर उधर रेंगने लगा जैसे निकल भागने की राह तलाश कर रहा हो। मेरी नज़र उस खुली खिड़की पर पड़ी जो कमरे की पुष्ट पर थी। उसके दोनों होंठ खुले हुए थे। सांप दीवारों से टकरे मार रहा था जैसे उसे नजर ना आ रहा हो। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे फेंकते हुए मैंने कहा, बेहतर ये होगा कि गुलाम जलाल आइंदा इधर का रुख ना करना, वरना इसके बाद जो कुछ होगा उसमें मेरा कसूर नहीं होगा। मैंने खिड़की के दोनों पट बंद किए और वापस पलटा। फिर मैंने कंबल समेटकर तय किया और उसे शाने पर डाल लिया। मेहरुन्निसा बेसुध पड़ी थी। मैंने शेख साहब की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें मसेरी पर लिटा दें। मेरी हिदायत की तामील की गई। औरतें कमरे में रह गईं। शेख साहब मेरे साथ बाहर निकल आए। उनका बदन कपकपा रहा था और मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। खुद को संभालिए शेख साहब, आप मसूद मियाँ, आप तो मेरे लिए इमदादे गैबी साबित हुए। शख्स शर्मसार हूँ कि आपको वो मकाम ना दे सका जो होना चाहिए। मैं आपको आपके शायाने शान ताज़ीम ना दे सका। शेख साहब ने कहा, गुनाहगार ना करें शेख साहब, मुझे और क्या दरकार था। बड़ी इज्जत दी है आपने मुझे, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। आप उसका नाम भी जानते थे शाह साहब, वो कौन था? और अभी खामोशी इख्तियार करें। जवानी सरकश होती है, अगर इसने मज़ीद सरकशी की तो इसे नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन आप इत्मीनान रखें, हम फैसला करके ही वापस जाएंगे। इजाज़त है। शेख साहब मेरे साथ उठने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया और ख़ुद बाहर निकल आया और खामोशी से मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। मुझे यही करना था और इसी की हिदायत की गई थी मुझे। अपने कमरे में आकर लेट गया। न जाने कब तक लेटा इस बारे में सोचता रहा। गुलाम जलाल का नाम भी तो मुझे बताया ही गया था, वरना मैं उसको क्या जानता। अलबत्ता ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद गुलाम जलाल का कदम क्या होगा। फिर सोने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में शायद कामयाब हो गया था, मगर ये रात सोने के लिए नहीं थी। फिर दरवाज़ा बजाया गया। दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में कोई शख्स खड़ा नजर आया, लेकिन वो जो कोई भी था काली चादर ओढ़े हुए था। मैं उसे पहचान ना पाया कि उसकी आवाज़ उभरी, पीरो मुर्शिद, मैं इलियास खान हूँ। इलियास खान, अंदर आ जाओ, मैंने कहा, और इलियास खान अंदर दाखिल होते ही झुककर मेरे पैरों से लिपट गया। माफ़ कर दें मुर्शिद, माफ़ कर दें शाह साहब, बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं आपकी शान में, माफ़ कर दें। आप तो अल्लाह वाले हैं, मैंने बड़ी बदतमीज़ी की आपसे। खुदा के बंदे उठो, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे वो मिल गया जो आपने बताया था। दिल दर्द दूर हो गए मेरे। तो बड़ा मकरूज था मुर्शद, इज्जत पे बनी हुई थी, कर्ज खाओं से छुपता फिरता था। अब आपकी इनायत से इज्जत से जी सकूंगा। इतना आजिज़ आ गया था अपनी बदआमालियों के नतीजे में चढ़ जाने वाले कर्ज से कि दो ही सूरतें रह गई थी मेरे लिए, या तो जुर्म करूं या खुदकुशी। मगर मुर्शिद, आप कितने रहम दिल हैं। मेरी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके आपने मुझे नई ज़िंदगी दे दी। इलियास खान का तो रंग ही बदला हुआ था, ना वो तीखापन था ना अकड़फू, मुजस्सम न्याज बना हुआ था। चलो तुम्हारा काम बन गया, हमें भी खुशी हुई, मगर वो शर्त कायम है हमारी। हजूर मेरे साथ ही इलाहाबाद चलिए, गुलामों की तरह खिदमत करूँगा, सारे काम करूँगा जो आप हुक्म देंगे। हमें बस अपना पता बता दो, हम आएंगे तुम्हारे पास। अभी यहाँ काम है, आप मुझे बस हुक्म दे दें, खुद लेने आ जाऊँगा। दोबारा आप कहें तो रियाज साहब की भी खिदमत करूँगा। जो तुम्हारा दिल चाहे करना, हमें पता बता दो। मैंने हंसकर कहा और इलियास खान ने मुझे इलाहाबाद में अपना पता ज़हन नशीं करवाया। इसके बाद वो न जाने क्या क्या ओल फोल बकता रहा। बमुश्किलें तमाम टला। सुबह को जा रहा था। ये सोना चांदी भी क्या चीज़ है, इंसान में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा कर देती है। सूरज की किरणों ने पपोटे चीरने शुरू कर दिए। नींद ऐसी टूटी कि आंख खोलने को जी नहीं चाह रहा था। दफतन ही हवास जागे और हड़बड़ा कर उठ बैठा। फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। दिल ही दिल में लाहौल वाला कुव्वता पढ़ता हुआ उठ गया। न जाने आंख क्यों नहीं खुली थी। गुसल खाने जाकर वज़ू किया और कज़ा पढ़ने बैठ गया। गलती मुझसे हुई थी, जाए नमाज बिछाने से पहले दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। नमाज शुरू की ही थी कि दरवाज़ा बजाया जाने लगा। जो शख्स भी दरवाज़ा बजा रहा था निहायत अहमक था। उसे जवाब न मिलने पर रुकना चाहिए था, मगर वो हाथ हटाने का नाम नहीं ले रहा था। सख्त गुस्सा आया, मगर क्या करता। खुदा खुदा करके सलाम फेरा और गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदाज़ा हो गया था कि फ़तेह मोहम्मद के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मुझे देखते ही बोला, शुक्र है अल्लाह का ज़िंदा हो, हमें तो अंदेशा हो गया था कि चल बसे। अमा क्या इज़ार बंद निकल गया था। फ़तेह मोहम्मद, तुम निहायत बेवकूफ़ इंसान हो। माँ भाई जी तो ये सब कहते ही हैं, तुमने कौन सी नई कही? कुछ खबर भी है बसंत की? क्या हुआ बंदा खुदा? भाई फूट ले निहार मुँह, खबर देने आए हैं। कौन? इलियास खान।
मुंह अंधेरे बिस्तरा बगल में दबा के निकल गई। अल्लाह खैर करे अच्छे नवाब को। दबी जबान से बता दो दिया है, कुछ बोले नहीं, बस इतना कहा कि फतेह मोहम्मद उन्हें जाना था, मगर कसम अल्लाह की दाल में कुछ काला ज़रूर है, वरना वो 2 दिन पहले से कहते हैं जाना है, नाश्ते के बाद जाने का फैसला करते हैं, फिर सोचते हैं कि खा कर जाएंगे, मगर इस मर्तबा तो वो चुपचाप निकल लिए। कुछ ज़रूर दाल में काला है। अम्मा कुछ हाथ लग गया, लेकर निकल लिए भाई के ससुराल का माल समझकर। क्या तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए फतेह? मैंने मलामत करते हुए कहा। अम्मा तो कौन सी किसी गैर से कर रहे हैं, तुम इतने शरीफ आदमियों के दिल की कह लेते हैं, पर एक बात है भाई मियाँ, गरीब का कोई नहीं होता, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। कल तुमने भी उन्हें सट्टे का नंबर बताते हुए हमें भगा दिया। अम्मा उनकी क्या है, खुद भी घर के खाते पीते हैं और फिर इधर उधर से मारते खाते हैं। अम्मा भाई हमें भी कुछ दे दो, बड़े गरीब आदमी हैं, बाल बच्चों को दुआ देंगे। मैंने उन्हें सट्टे का नंबर नहीं दिया फतेह मोहम्मद, मैंने कहा। अम्मा हमसे अड़ रहे हो, उड़ते कबूतर के पर गिन लेते हैं, हम भी ताड़ में लगे रहे उनके। रात को बरगद की जड़ में तावीज़ गाड़ते हुए भी देख लिया हमने। तावीज़ गाड़ते हुए? मैंने हैरत से पूछा। कसम अल्लाह की, बरगद की जड़ गड्ढा खोद रहे थे, फिर बराबर भी कर दिया। जब चले गए तो हमने करीब जाकर भी देखा, मट्टी बराबर की गई थी। तावीज़ की बात ना होती तो खोद कर देखते। ओह, मैंने गहरी सांस ली, बात समझ में आ गई थी। बाहर से आवाज़ आई, फतेह मोहम्मद, ओ फतेह, लग गए बातों में? लो वो आ गए नसीहत अली खान, अब नसीहतें करेंगे। अम्मा आ रहा हूँ। बुंदू खान पूछ रहा था कि नाश्ते की पूछने आए थे तुम और यहाँ जम गए। लो नाश्ता रखो, चलो संभाल कर। बुंदू खान खुद नाश्ते की ट्रे ले आए थे। फतेह मोहम्मद ने जल्दी से ट्रे संभाल ली। नाश्ते के बाद रहीमुद्दीन के पास जाना है। और कुछ? फतेह मोहम्मद ने पूछा। और ये कि मियाँ साहब का भेजा मत खाया करो। बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने लगे हो बुंदू खान साहब, बराबर के ओहदे हैं हमारे तुम्हारे, हुक्म मत चलाया करो मेरे पर। ओहदे बराबर हैं फतेह मोहम्मद, मगर उम्र तुमसे ज़्यादा है, समझे? बुंदू खान मुस्कुराए और फिर कहने लगे, अच्छा यूँ करो, तुम मियाँ को नाश्ता कराओ, मैं रहीमुद्दीन के पास चला जाता हूँ। अच्छा चलता हूँ। बुंदू खान मुस्कुराकर बाहर निकल गए। फतेह मोहम्मद ने गर्दन टेढ़ी की, मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाया और उसके बाद मेरे लिए नाश्ता लगाने लगा। मैंने उसे भी नाश्ते की पेशकश की तो कहने लगा, नहीं मियाँ साहब आप कर लो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पूछा, मगर शिकायत यही करते रहेंगे, गरीब आदमी की भी सुननी चाहिए। असल ज़रूरत हमारी है, उनका क्या? सट्टा लगाएंगे, माल कमाएंगे, अयाशी करेंगे। यहाँ तो 12 बच्चों का मामला है। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा और फिर बोला, बर्तन ले जाओ। वो शायद मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। मैं थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, उसके बाद मैं खुद भी बाहर निकल आया। हवेली के मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। माली क्यारियाँ दुरुस्त कर रहा था, दूसरे लोग इधर उधर आ जा रहे थे, सफाई करने वाला सफाई कर रहा था। मैं टहलता हुआ दूर निकल आया। इत्तेफाक से उसी वक्त बरगद के उसी दरख्त के करीब पहुंच गया जिसकी जड़ से इलियास खान का काम बना था। यूं ही निगाह उसकी जड़ पर जा पड़ी और बस कुदरत ने ये अतिया अता फरमा दिया था जिसका एहसास उस वक्त फिर हुआ। आंखों ने उन गहराइयों में देखा, कलसा गायब थी, लेकिन मिट्टी में चंद अशरफियाँ नज़र आ रही थी। 10-12 से कम नहीं होंगी। फ़ौरन ये अंदाज़ा हो गया कि ये वो अशरफियाँ जो मिट्टी में मिल जाने की वजह से इलियास खान को नज़र नहीं आ सकी। वैसे भी उसने ये काम रात में किया था और यकीनी अमर है कि अफरा तफरी के आलम में किया होगा। चुनाचे ये अशरफियाँ रह गईं। दिल खुश हो गया, बेचारे फतेह मोहम्मद के काम आ सकती हैं। ये बता दूंगा उसे। फिर वहाँ से थोड़े ही फासले पर चला था कि फतेह मोहम्मद नज़र आ गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और वो भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं उसे अभी कुछ बताना मुनासिब नहीं समझ रहा था। छोटा आदमी था, छोटी तबीयत का मालिक। मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनते ही पागल हो जाता और फिर ख्वामखा कहानी आम हो जाती। दूसरों के पता चलता तो न जाने क्या क्या कयास सराइयाँ होती। टहलता हुआ हवेली के उकबी हिस्से में चला जा रहा था। उस वक्त पीछे से मेहरुन्निसा और नूरजहाँ साथ साथ आती हुई नजर आई। दोनों तेज तेज कदमों से मेरी तरफ ही आ रही थी। नूरजहाँ ने मुझे सलाम किया। मेहरुन्निसा अलबत्ता अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं भी रुक गया। सलाम का जवाब देकर मैंने उन दोनों की खैरियत पूछी और मेहरुन्निसा कहने लगी, मसूद साहब, हम मेहमान खाने में आपकी क़याम गाह तक गए थे। आप इस तरफ चहलकदमी के लिए निकले हुए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है मेहरुन्निसा? मैंने सवाल किया। बहुत अरसे के बाद मैंने अपने आप को ज़िंदा महसूस किया है और मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं भी जीने वाले लोगों में शामिल हूँ। मतलब यही है कि जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मैं सही अल्फाज में तो इन लोगों को बता ही नहीं सकती थी, लेकिन ज़िंदगी से बेजार थी।
کاش میری یہ کیفیت مستقل ہو. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کے پاس پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے. اب جب کہ مہرالنساء نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا ہے مسعود صاحب، تو میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی. براہ کرم آپ ہماری گستاخی کا برا نہ مانیے گا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہی عمر کے ہیں، اور اگر ہم آپ کو کسی احترام کے نام سے پکاریں گے تو بڑا مضحکہ کا خیز لگے گا. کوئی حرج نہیں ہے نور جہاں صاحبہ، آپ کو میرا نام معلوم ہے، بس اتنا کافی ہے. اب آپ مجھے میرے نام سے ہی پکار لیجیے. بے حد شکریہ. دراصل مہرالنساء چاہتی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طرح یہاں قیام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں تو ان کا خوف دور ہو جائے گا. مجھ سے باتیں کرتی رہی ہیں اور شیخ صاحب سے بھی، انہوں نے یہی کہا ہے. اوہو دیکھے وہ شیخ صاحب بھی آ گئے. نور جہاں ایک دم بولی اور میری نظریں بھی اس جانب اٹھ گئیں. شیخ عبدالقدوس ادھر ہی چلے آ رہے تھے. سلام کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر کہنے لگے، یہ اچھا ہوا کہ یہ لڑکیاں خود ہی آپ کے پاس آ گئی مسعود میاں. کیا انہوں نے اپنا مقصد بتایا آپ کو؟ جی مہرالنساء صاحبہ کا کہنا ہے کہ اگر میں یہاں کچھ عرصہ قیام کروں تو ان کے دل سے خوف نکل جائے گا. لیکن اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے. آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں عرض کر دوں. بے شک ابھی کچھ وقت میں یہاں ہوں، لیکن جاؤں گا تو ایک ایسا اطمینان بخش حل چھوڑ کر جاؤں گا جس کے بعد یہ خطرہ موجود نہ رہے گا. اس سے زیادہ قیام ظاہر ہے کسی بھی طرح میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. مہرالنساء اور نور جہاں اس اطمینان کے بعد واپس لوٹ گئیں کہ ابھی میں یہاں قیام کروں گا. نور جہاں واقعی بڑی شوخ و شریر تھی. نہ جانے کیا کیا مہرالنساء کے کان میں بدبداتی رہی تھی، لیکن مہرالنساء سنجیدہ لڑکی تھی. بہرحال شیخ صاحب بھی چلے گئے اور میں واپس اپنی آرام گاہ کی طرف آ گیا. اب یہاں قیام کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا. دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل ہو جس کی بنیاد پر مہرالنساء مکمل محفوظ سمجھی جائے اور میں یہاں سے الہ آباد کا رخ کر سکوں. ہو سکتا ہے وہاں ماموں ریاض کے ساتھ ساتھ امی ابو اور بہن بھی مل جائیں. کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا میری زندگی میں ایک بار پھر وہی دن لوٹ کر آئیں گے؟ بس حسرتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. نہ جانے کیوں تقدیر پر اتنا بھروسہ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے میری لٹی ہوئی دنیا واپس کر دے گی. شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود فتح محمد کو اپنے پاس بلایا. وہ میرے قریب آ گیا. لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے. کیا لے لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے. فتح محمد دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا. وہ وہاں کیا کر رہا تھا یہ وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ برگد کے اسی درخت پر اسی کے نیچے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے. فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا. ہاں فتح محمد، تم بھی اسی وقت جب الیاس خان نے درخت کی جڑ میں گڑھا کھودا تھا وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا، اس کی مٹی کو اچھی طرح تلاش کر لینا. ممکن ہے تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تمہارے لیے کارآمد ہو. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے گڑھا برابر کر دینا. سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی چلا جاؤں؟ ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہوگا. تم اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گے. اما تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم. الیاس خان نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط کے ساتھ کر لینا. بعد میں مجھ سے مت کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. ارے بھائی میاں، تم نے تو دل ہلا دیا ہے قسم اللہ کی. اب میرے کو صبر کیسے آئے گا؟ کیا کروں پیارے بھائی، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی. جاؤ سکون سے اپنا کام سر انجام دینا. جلد بازی جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے. نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا ہے وہی کروں گا قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا. بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا. رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارتیں کروں. اور کچھ نہیں تو کم از کم دل کو سکون ہی ملے گا. زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھی کہ دہلی میں بڑے بڑے جید بزرگوں کے مزارات ہیں. اب مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تھی. دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا. ناشتہ فتح محمد لایا تھا. آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور زبان بند تھی. چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس کا مقصد ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا. اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا. حیرت انگیز طور پر خاموش تھا. میں نے ہی اسے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا. کتنی تھیں؟
तेरा, वो बेख्तियार बोला और फिर चौंक कर कहने लगा, क्या मियाँ साहब, क्या काम हो जाएगा तुम्हारा? मैंने पूछा और उधर फतेह मोहम्मद इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हात सोचता रहा, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर मेरे पाँव पकड़ लिए। कसम अल्लाह की ज़िंदगी भर गुलाम रहूँगा आपका मियाँ जी। दिन फेर दिए आपने मेरे, माफ़ कर दीजिए, मुझे कर दीजिए। रात को ये सोच रहा था, बल्कि सारी रात सोचता रहा, आपसे कबूल कर ही नहीं दूंगा, चुप लगा कर जाऊंगा, मगर गलती हो गई, गुस्ताखी थी मेरी, माफ़ कर दीजिए। अरे फतेह मोहम्मद, हमसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी भाई, हम भला किससे कहने जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मियाँ साहब आपने बस बेकार बातों से गुरेज करो। अच्छा हाँ, ज़रा हमें ये बताओ, यहाँ कौन कौन से बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं और कहाँ कहाँ से जाना होगा हमें? मज़ारात? अरे लो, ये भी कोई पूछने की बात है। दिल्ली की किसी भी सड़क पर निकल जाओ, किसी चलते फिरते से पूछ लो, वो सारे के सारे मज़ारों के पता बता देगा। पहले तो हज़रत सुल्तान जी हैं, उनके दरबार में जाओ, मियाँ साहब मज़ा आ जाएगा। कसम अल्लाह की क्या जगह है। इसके बाद फ़तेह मोहम्मद तमाम बुज़ुर्गों के नाम गिनवाने लगा और मैंने उन्हें ज़हन नशीं कर लिया। फ़तेह मोहम्मद बोला, जाने का इरादा है क्या? हाँ, फ़तेह मोहम्मद जी चाहता है तो फिर मोटर निकलवा लो शेख साहब की, ड्राइवर सारे में घुमा देगा। नहीं फ़तेह मोहम्मद, मैं पैदल ही जाऊंगा। तुम्हारी मर्ज़ी है मियाँ जी। फ़तेह मोहम्मद बोला। आज उसने एक भी फजूल बात नहीं की थी और मैं जानता था कि इसकी वजह क्या है। फिर नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। फ़तेह मोहम्मद से कह दिया था कि अगर शेख साहब पूछें तो बता दे कि मैं सैर करने निकला हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। दिल्ली की सड़कों पर आ गया, पते पूछता रहा। रिवायतों का शहर था, वक्त कितना ही गुजर जाए, दिल्ली की कदीम रिवायतें कभी दम नहीं तोड़ेंगी, उसकी अदाओं में फ़र्क नहीं आएगा। एक जगह रुककर एक शख्स से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार का पता पूछा। उसने हैरत से मुंह खोल दिया। अम्मा नए लगते हो, दिल्ली में कहीं बाहर से आए हो क्या? यही बात है, मैंने जवाब दिया और वो सर ही पर पड़ गया। मुझसे पूछे बगैर तांगा रोका और मुझे सवार होने का इशारा किया। क्यों? अम्मा आ जाओ, तकल्लुफ़ ना करो, हमारे सुल्तान जी की ज़ियारत को आए हो, चलो हम पहुंचा दें उनके यहाँ। लाख मना किया ना माना। तांगा चल पड़ा और मुझे मुख्तलिफ रास्तों के बारे में बताने लगा। ये बब्बर का तकिया है, ये मटकों वाले पीर का मज़ार है, ये नीली छतरी। यहाँ से तांगा दाएं हाथ को मुड़ गया। ये बाएं हाथ वाली सड़क हुमायूं के मकबरे को जाती है, मेरे रहनुमा ने बताया। बिलाखिर दरगाह शरीफ पहुँच गए। वो उसी तांगे में वापस चला गया। उसकी मोहब्बत ने दिल पर बड़ा असर किया था। अंदर दाखिल हो गया, ज़ियारत से दिल शाद हो गया। फातिहा खानी की और बहुत देर यहाँ रुका, उठने को जी ही नहीं चाहता था। बहरहाल आगे बढ़ना था। वहाँ से निकला कोटला पुराना किला, शेर मंडल पर, फिर मेहरवली और फिर कुतुब साहब। दोपहर का वक्त था, तेज़ धूप पड़ रही थी, हवा के झक्कड़ चल रहे थे। गर्मी और धूप की वजह से कोई नज़र नहीं आ रहा था। हवाओं के मरहूले रेत को बुलंद करते, बाज़ जगह पर भंवर की शक्ल में बुलंद होते और चकराते हुए दूर निकल जाते। बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। अक्सर दोपहर को खेलने निकल जाया करता था तो ऐसे ही झक्कड़ चल रहे होते। अम्मा देख लेती तो कहती, ऐसी दोपहर में घर से बाहर ना निकला करो, चमर बाउले उठा कर ले जाते हैं। ये क्या होता है? मैंने पूछा तो अम्मा ने मुझे चमर बाउले दिखाए। हवा के भंवर जो रेत को रोल करते हुए इंसानों की तरह चलते नजर आते। इनमें क्या होता है? जिन्नों की सवारी। जिन इन पर सवार होकर सैर करने निकलते हैं। अगर कोई रास्ते में आ जाए तो उन्हीं में लपेट कर ले जाते हैं और जिन उसे उठा कर ले जाता है। बचपन की बातें शायद उम्र के आखिरी हिस्से तक याद रहती हैं और इन्हें भुलाना नामुमकिन होता है। उन बगुलों को देखकर दिल में वही खौफ तारी हो गया जो बचपन में हो जाया करता था। इसी खौफ में फिर एक लज्जत का एहसास हुआ। माँ याद आ गई थी और ये याद तो अब एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर चुकी थी जिसे अल्फाज में मुंतकिल करना मुमकिन ही नहीं। आगे बढ़ता गया और फिर एक चमर बाउले की जद में आ गया। अचानक ही हवा का एक जोरदार झक्कड़ उकब में नमूदार हुआ। इस झक्कड़ ने वसी दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली। गहरी और गाढ़ी मिट्टी कई फुट ऊंची बुलंद हुई और चकराती हुई इस बर्क रफ्तारी से मेरी तरफ बढ़ी कि मैं उसकी लपेट से ना निकल सका। यूं लगा जैसे ज़मीन से पांव उखड़ गए हों। बड़ा शदीद दबाव था हवा का। मैंने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए और तेज़ हवाओं का ये ज़ोरदार झक्कड़ मुझे ज़मीन से बुलंद करने में कामयाब हो गया। तमाम महसूसात जाग रहे थे और किसी भी किस्म का वहम का गुमान नहीं था। बस मैं यही सोच रहा था कि अब ज़मीन पर गिरा और तब गिरा। संभलने की कोशिश नाकाम हो गई थी। हवा का ये झक्कड़ पलक झपकते मुझे मेरी जगह से काफ़ी दूर ले गया और इसके बाद मैं गिर पड़ा। घुटनों में चोट लगी थी। बारीक बारीक पत्थरों के टुकड़े हथेलियों में चुभ गए थे और मैं गर्द की वजह से आंखों में कड़वाहट महसूस कर रहा था।
हवा का ये तेज झक्कड़ मुझ पर से गुजर गया, कई फुट दूर ला फेंका था और अब मुझसे आगे निकल गया था। आंखें खोली तो मट्टी चुभने लगी। बमुश्किल तमाम शाने से कंबल उठाकर एक सिमत रखा और कमीज के दामन से आंखें साफ करने लगा। बड़ी मुश्किल से आंखें इस काबिल हो गई थी कि ज़मीन नज़र आ सके। मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पर। बदस्तूर माँ की हिदायत याद कर रहा था। फिर ज़मीन पर हाथ टिकाकर कराते हुए अपने आप को संभाला और फिर सीधा खड़ा हो गया। लेकिन दिमाग को जो खौफनाक झटका लगा था उसने आंखें तारीक कर दी थी। जो मंजर नज़र के सामने आया था उस पर यकीन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चंद लम्हात तक झुनझुनाते हुए दिमाग को काबू करने की कोशिश करता रहा। फिर फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द का माहौल देखा। खुदा की पनाह, ये वो जगह ही नहीं थी जहां अब से चंद लम्हे बेशतर मौजूद था। ये तो माहौल ही बदला हुआ था। लखोरी ईंटों की बनी हुई एक इंतहाई बोसीदा और वसी इमारत, टूटी फूटी दीवारें, बड़े बड़े झरोके, अजीब सी फसील नुमा सतून और जगह जगह लखोरी ईंटों के हैबतनाक ढेर। कहीं टूटे हुए दरवाजे तो कहीं मेहराबें, कहीं चबूतरे जो साफ सुथरे और कुशादा और कहीं कुछ मजीद मिंबर नुमा जगह। कोई एक बात समझ में आई हो, निगाहों का धोखा तो नहीं हो सकता, और अगर दिमाग की कोई खराबी है तो इन बातों को महसूस करने की कुव्वत ज़हन में कैसे मौजूद है। लेकिन कुछ भी नहीं था। जिन्नों की सवारी गुजर रही थी और मेरी माँ के कहे के मुताबिक जिन मुझे यहाँ उठा लाए थे। भला इसके अलावा और क्या सोच सकता था। बचपन की हुदूद से गुजरा था और माँ की हिदायत पर गौर किया था तो यही सोचा था कि माँ धूप से बचाने के लिए ये अल्फाज अदा करके खौफ ज़दा करना चाहती है ताकि धूप मुझ पर असर अंदाज ना हो। लेकिन वो कहानी इस वक्त मुजस्सम थी। चमर बाउलों में सफ़र करने वाली जिन्नों की सवारी के बीच आ गया था और उन्होंने मुझे यहाँ ला पटका था। क्या इसी बात पर यकीन कर लूँ? मगर जगह कौन सी है और जो कुछ हुआ है क्या वो वाकई सच है? एक अनोखा सच। अब किसी शय की गुंजाइश नहीं रह गई थी। उठा, कंबल एहतराम से उठाकर शाने पर डाला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। इधर उधर देखने लगा। ये टूटी हुई इमारत कहाँ है, कुछ अंदाजा तो हो। आस पास की टूटी हुई दीवारें, झाड़ियाँ देखने लगा। झाड़ियाँ और वीरान और हैबतनाक मनाजिर के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। ईंटों से बने हुए उस चबूतरे की तरफ बढ़ गया जिसकी सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी। हो सकता है बुलंदी पर खड़े होकर कुछ अंदाजा हो सके। चबूतरे पर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वीरान मैदान बिखरे हुए नजर आ रहे थे जिनमें जगह जगह छिद्रे दरख्त सुनसान खड़े थे। पथरीले चबूतरे के एक गोशे में एक कुआं नजर आया जिसके किनारे ईंटों से बने हुए थे। वहां पर पानी का एक डोल रखा हुआ था और रस्सी का लच्छा बड़ा नजर आ रहा था जिससे ये अंदाज़ा होता था कि ये कुआं बहुत गहरा है। लेकिन ये जगह कौन सी है? दफातनी कदमों की आहटें सुनी और सिमत का अंदाज़ा करके दहशत ज़दा सा उस तरफ मुड़ा। 3 दर एक साथ बने हुए थे और उसके दूसरी तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। उस तरफ का हिस्सा सालिम नज़र आ रहा था। आने वाले उन्हीं दरों से बरामद हुए थे। तीनों दरों में से एक एक फ़र्द बाहर निकला। शानों से लेकर टखनों तक सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरों पर दाढ़ियाँ थीं उनके, और ये चेहरे आम इंसानों जैसे थे। मैं उनके मखसूस लिबास से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि ये कौन हो सकता। यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ हैं और मेरे ही लिए अंदर से निकल कर आए हैं। बाहर तो और इंसान थे, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उन्हें देखने लगा और वो तीनों कदम बढ़ाते हुए मेरे नज़दीक पहुँच गए। फिर उनमें से एक ने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने फ़ौरन ही उन्हें सलाम किया था। सलाम का जवाब तीनों ने दिया और इसके बाद उस शख्स ने जिसने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा था, मध्यम लहजे में कहा, अंदर चलो, तुम्हें तलब किया गया है। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता था लेकिन उनमें से 2 मेरे उकब ने आ खड़े हुए। उन्होंने हाथ से मेरे शानों को धकेला। खासा ताकतवर धक्का था। मैं कई कदम आगे बढ़ता चला गया और इसके बाद यही मुनासिब समझा कि खामोशी से उनकी हिदायत पर अमल करूं। उनका अंदाज सख्त था। वो लोग मुझे लिए हुए दरमियान के बड़े दर से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ छत थी और ये खासी वसी जगह थी। उसके दूसरे जानिब एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था जिससे रोशनी छन रही थी और ये रोशनी कुदरती थी। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ भी कोई खुली जगह मौजूद है। वो लोग मुझे उसी दरवाजे की सिमत ले चले और फिर मैं उस दरवाजे से भी दूसरी तरफ निकल गया। तब मैंने उस खंडर नुमा इमारत का वो सही सालिम हिस्सा देखा जो बहुत खूबसूरती से बना हुआ था। गालिबन इमारत का बैरूनी हिस्सा टूट फूट का शिकार हो गया था, इसीलिए तबाह बर्बाद हो चुका था, लेकिन अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त था और यहाँ बड़े बड़े दरवाजे नज़र आ रहे थे।
कच्ची ज़मीन थी और उस पर घास उगी हुई थी। उसी घास से गुजार कर एक बड़े से दरवाजे तक मुझे लाया गया और फिर वहाँ 2 आदमी रुक गए। अलबत्ता उनमें से एक मुझे उसी तरह लिए हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी और अरीज कमरा था जिस पर दरी और चांदनी बिछे हुए थे। सामने ही बड़ा सा गाँव तकिया लगाए एक उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ था। सर पर साफा बंधा हुआ था। शानों पर खास तरीके से चादर डाली गई थी। ढीले ढाले सफ़ेद लिबास में मलबूस था। बुराक दाढ़ी सीने तक फैली हुई थी। सुर्खो सफ़ेद चेहरे के साथ बड़ी पुररोब शख्सियत का मालिक नजर आता था। उसके दोनों सिमत नीम दायरे की शक्ल में 10-12 अफराद बैठे हुए थे। कुछ लोग कुछ फासले पर हट कर बैठे थे। मुझे लाने वाले ने बढ़ने का इशारा किया। उस शख्स ने गर्दन उठाकर मुझे देखा, फिर उंगली से एक सिमत इशारा कर दिया। मुझे एक अलग गोशे में बिठा दिया गया, लेकिन मोहम्मद शख्स से मेरा फासला ज़्यादा नहीं था। उस वसी और अरीज कमरे में और भी दरवाजे थे। एक दरवाजे से चंद अफराद दाखिल हुए और फिर एक और दरवाजे से जो शख्स अंदर आया वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। एक बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल का नौजवान जिसकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी और जिसकी तेज़ निगाहें मुझे घूर रही थी। मोहम्मद शख्स के नज़दीक आकर वो 2 जानू बैठ गया। उसके बराबर ही एक और काली दाढ़ी वाला शख्स आकर बैठ गया। मोहम्मद शख्स ने गर्दन उठाकर गहरी निगाहों से मुझे देखा, फिर काली दाढ़ी वाले शख्स को, और फिर उसके बाद उसकी आवाज़ उभरी, साबित जलाल, अपने बेटे गुलाम जलाल से पूछो कि क्या यही वो शख्स है जिस पर गुलाम जलाल ने अपने आप को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम लगाया है। जिस शख्स को साबित जलाल कहकर पुकारा गया था उसने खूनी निगाहों से मुझे देखा और फिर पास बैठे हुए नौजवान को, लेकिन गुलाम जलाल का नाम सुनकर मैं खुद चौंका था। मेरी जिस कदर रहनुमाई हुई थी उसमें गुलाम जलाल का नाम तो शामिल था, लेकिन उसकी सूरत से आशनाई ना हो पाई थी। एक लम्हे में मुझे सारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ही दिल से खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। नौजवान लड़के ने मुझे घूरते हुए मुअद्दब अंदाज में कहा, हाँ मुअज़्ज़िज़ काजी साहब, हकीकत यही है कि यही वो शख्स है जिसने मुझे ज़ख्मी किया। ए शख्स, तेरा नाम क्या है? जिस शख्स को काजी कहकर मुखातिब किया गया था और जिसकी सफ़ेद दाढ़ी उसके सीने पर लहरा रही थी, उसने करख लहजे में मुझसे पूछा। मेरा नाम मसूद अहमद है और मेरे वालिद का नाम महफूज। हम तुझसे ये पूछना चाहते हैं कि गुलाम जलाल से तेरा क्या इख्तलाफ था और इस झगड़े की बुनियाद क्या थी? क्या तुझे इस बात का इल्म था कि गुलाम जलाल हमारे कबीले से, और क्या तू ये नहीं जानता कि हमारे कबीले के एक नौजवान को ज़ख्मी करने का नतीजा क्या निकल सकता है? मुअज़्ज़िज़ काजी साहब, निहायत एहतराम के साथ तफसील अर्ज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ, मैंने बेखौफी से कहा। मुलाहिज़ा फरमाया आपने काजी मोहतरम, ये शख्स कितना सरकश है। इसका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है जैसे ये हमें गर्दानता ही ना हो। साबित जलाल ने कहा। तुम्हें खामोश रहने का हुक्म दिया जाता है साबित जलाल, बारिश शख्स ने कहा, और सियाह दाढ़ी वाला साबित जलाल खामोश हो गया। बारिश बुजुर्ग ने मुझे देखा और मैंने गुलाम जलाल, तो मैंने कहा गुलाम जलाल ने एक ऐसी पाकबाज लड़की पर तसल्लुत कायम कर लिया था जो बचपन से एक नौजवान से मंसूब थी और उसे ही चाहती थी। इसने उसके अहले ख़ानदान को खौफजदा कर रखा था। वो नेक मुसलमान घराना गमज़दा और परेशान था। मैंने इससे दरख्वास्त की मगर इसने मुझे ज़रर पहुंचाना चाहा और मैंने अपने दिफा के लिए इसे झटक दिया। ये सांप की शक्ल में मुझे डसना चाहता था। ये दीवार से जा टकराया और ज़ख्मी हो गया। क्या ये मेरा कसूर है? क्या ये सच है गुलाम जलाल? हाँ काजी मोहतरम, वो दोशीज़ा मेरे जी को भा गई थी। वो तुझे कहाँ मिली थी? इसी बोसीदा हवेली में। ये हवेली उसके बाप की मिल्कियत है। वो चांदनी रात में कलीलें कर रही थी और अचानक मेरे सामने आ गई, गोया वो शेख अब्दुल कद्दूस की बेटी है। दुरुस्त है काजी मोहतरम, मगर ये तो गुनाह कबीरा है। अव्वल तो शेख अब्दुल कुद्दूस एक दीनदार और खुदा तरस इंसान है, मुसलमान है, सखी और पाबंदे अहकामाते इलाही है। दोम वो दोशीज़ा निस्बत रखती है। तुझे ये लाजिम ना था गुलाम जलाल के उस पर फरेफ्ता होता और उसे गुमराह करता। बस ये साबित हुआ ये शख्स बेकसूर है और जो कुछ हुआ उसमें गुलाम जलाल की नादानी थी। चुनाचे साबित जलाल, तुझ पर लाजिम है कि इसे हर जाना अदा करे और वहीं पहुँचाए जहाँ से इसे लाया गया है। काजी मोहतरम, मेरा बेटा गमज़दा हो जाएगा, साबित जलाल ने कहा। तो तू क्या चाहता है कि कोई गैर शरई फैसला किया जाए? दूसरे एहतजाज पर तू भी सज़ा का हकदार होगा। तेरा फ़र्ज़ है कि तू अपने सरकश बेटे की निगरानी करे। अगर इसे नाफरमानी का मुर्तकिब पाया गया तो इसके लिए सज़ाए मौत तजवीज़ की जाएगी। काजी का फैसला सर आंखों पर, साबित जलाल ने कहा, और काजी साहब अपनी जगह से उठ गए। उसके साथ बकिया अफराद भी उठ गए।
ثابت جلال نے ایک تھیلی ہرجانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینا پڑی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی صحن میں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا، مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی خفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔ جگہ ایک دم بدل گئی تھی۔ وہی دھوپ، وہی ہوائیں، وہی ماحول جہاں سے میں ہواؤں کا قیدی بنا تھا۔ واپس چل پڑا اور شیخ صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ یہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر مجھے اس پورے واقعے پر غور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جو کچھ عطا ہو گیا تھا مجھے، جنوں کی نگری پہنچ گیا تھا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی تھی اور مقدمہ جیت گیا تھا۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا اس کے بعد مہر النساء بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بے معنی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نگاہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ میرے دل کو اب الہ آباد کی لگن لگی تھی۔ ثابت جلال نے ہرجانے کے طور پر جو تھیلی دی تھی اس میں ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا۔ چنانچہ حویلی کے مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر وہاں سے نکل آیا۔ کمبل شانے پر موجود تھا، لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے۔ انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ الہ آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا اور جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا۔ ایک عجیب ہوک سی اٹھ رہی تھی، کانوں میں ان کی آواز ابھر رہی تھی۔